साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय काव्यशास्त्र के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ में उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भारतीय काव्यशास्त्र से 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्नों की उचित व्याख्या करने की कोशिश की गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सभी प्रश्नों को साथियों बहुत ध्यान से देखिए। जहां आपको आवश्यक लगे उसके नोट्स बनाते चलिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, चलिए जुड़ते हैं आज की चर्चा से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? भामह, रुद्रट, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, अभिनव गुप्त। रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध सर्वप्रथम अभिनव गुप्त ने किया था। साथियों, अभिनव गुप्त ने कहा कि रस नाटक या काव्य रचना का तत्व या अंग नहीं है, अपितु वह संपूर्ण रचना में व्याप्त रहने वाला तत्व है। इन्होंने रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध करते हुए रस को व्यंजना का व्यापार कहा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? भामह, राजशेखर, रुयक, आनंदवर्धन। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, रुयक। विश्वनाथ के अतिरिक्त रुयक ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। रुयक का अलंकार सर्वस्व बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका एक और महत्वपूर्ण बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, वह है साहित्य मीमांसा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 साथियों, अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। ओजस समास भूयस्त्वम किसका कथन है? भरत, वामन, रुयक, दंडी। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, वामन। आचार्य वामन के अनुसार ओजस समास भूयस्त्वम अर्थात समास की अधिकता को ओज कहा जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, काशिका है, काशिका है महाभाष्य की टीका, योग सूत्र की टीका, अष्टाध्यायी की टीका, वाक्यपदीय की टीका। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, अष्टाध्यायी की टीका। काशिका अष्टाध्यायी पर जयादित्य एवं वामन द्वारा लिखी गई एक टीका है। 8 अध्यायों में लिखी गई इस टीका के प्रारंभिक 5 अध्याय जयादित्य तथा अंतिम 3 अध्याय वामन द्वारा रचे गए हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। यह सारे प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य हैं? भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, रामचंद्र गुणचंद। सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य रामचंद्र गुणचंद हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है नाट्य दर्पण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 साथियों। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, अलंकार, ध्वनि, शैली विज्ञान। तो इसका सही उत्तर सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, शैली विज्ञान जो है यह संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, सत्यर्थे प्रीतगर्थायाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण ते नैवावृत्तिर्मयंकम विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है?
मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, इनमें से कोई नहीं। तो यह सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 2 विश्वनाथ। यमक की यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है साथियों, त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिर्भ्यासः। यह किस आचार्य का कथन है? भामह, रुद्रट, मम्मट, जयदेव। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 रुद्रट। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 रुद्रट। त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिर्भ्यासः। यह कथन आचार्य रुद्रट का है। ठीक है ना। रुद्रट का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 साथियों, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सट्टक है एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक, एक प्रकार का गीत। तो यहाँ सही उत्तर क्या साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। सट्टक साथियों एक प्रकार का नाटक रूपक होता है। सट्टक की भाषा प्राकृत होती है, अन्य बातों में यह नाटिका के समान होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कह हित होई। इन पंक्तियों में किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया गया है? कीर्ति की प्राप्ति, स्वांतः सुखाय, लोक मंगल, अर्थ की प्राप्ति। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 लोक मंगल। इन पंक्तियों में लोक मंगल जो है यह काव्य प्रयोजन है। इन पंक्तियों के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, चिर जियो जोरी जुरय, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वै हलधर के वीर। इस दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 व्यंजना। इसमें उपर्युक्त दोहे में व्यंजना शब्द शक्ति छिपी है। इस दोहे में व्यंजना शब्द शक्ति छिपी हुई है। व्यंजना शब्द शक्ति से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है साथियों, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 युग्मक ध्वनि। प्रसन्नता शब्द युग्मक ध्वनि है। यह ध्वनि वहाँ होती है जहाँ किसी शब्द में एक ध्वनि का द्वित्व होता है, जैसे प्रसन्नता, अक्षुण, उत्फुल्ल, दिक्कत। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? युग्मक ध्वनियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे, देखें अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 साथियों। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, सिंधु सेज पर धरा बहू, अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस पंक्ति में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, तात्पर्य। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से। इस पंक्ति में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 लक्षणा शब्द शक्ति। प्रस्तुत पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है साथियों, बनन में बागन में
बगरो बसंत है, इस पंक्ति में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। अभिधा लक्षणा व्यंजना कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है साथियों, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमा से दान। इस दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य। तो इसको आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा कि इसमें साथियों हास्य रस है। इसमें कौन सा? हास्य रस है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 साथियों कह रहा है कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? शांत, करुण, भयानक, अद्भुत। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, शांत रस। आचार्य भरत ने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है साथियों, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलकै, पंक्ति में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। अभिधा लक्षणा व्यंजना कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, व्यंजना शब्द शक्ति। मनहु उमग अंग अंग छवि छलकै, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के कारण व्यंजना शब्द शक्ति है। इसको आप अलंकार व्यंजना भी कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 साथियों। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? कार्य, पताका, प्रकरी, विषादांत। कार्य, पताका, प्रकरी, विषादांत। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। ठीक है, विषादांत अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, नाटक में फलस्वरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवान्तर घटनाएं जो हैं वो अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। अर्थ प्रकृतियों की संख्या 5 है, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। बहुत अच्छा प्रश्न, और इसको आप ये कह सकते हैं कि गहरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल, दक्षिण, शठ, धृष्ट। तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, दक्षिण। साथियों, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं, दक्षिण, अनुकूल, शठ और धृष्ट। दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नी वाला होता तो अवश्य है, किंतु वह प्रधान महिषी का सर्वाधिक ध्यान रखता है। सभी नायिकाओं के प्रति उसका व्यवहार सरल, भद्र तथा सहृदय होता है। वह एक साथ सबको प्रसन्न रख सकता है। ठीक है, अनुकूल नायक की पहचान यह है कि नायक सदैव एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है। शठ नायक अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य करता है, किंतु वह प्रकट में नहीं करता है। धृष्ट नायक यह स्पष्ट रूप से दुराचरण करता है और यह निर्लज्ज होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 साथियों। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन अर्थोपक्षेपक नहीं है? प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति, विष्कंभक। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, नियताप्ति। नियताप्ति अर्थोपक्षेपक नहीं है। अर्थोपक्षेपक की संख्या साथियों 5 मानी गई है, प्रवेशक, चूलिका, विष्कंभक, अंकाश्य और अंकावतार। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22।
प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, निम्नलिखित में धीरोद्धत नायक कौन है? निम्नलिखित में धीरोद्धत नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव, भीमसेन। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 4, भीमसेन। भीमसेन धीरोद्धत नायक हैं। नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23, सूरत से आशय है उन्माद, विरक्ति, ध्यान, आनंद का अनुभव। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4, सूरत का आशय आनंद का अनुभव है। और सूरत के साथ एक शब्द प्रयुक्त होता है प्राय, सूरति निरति। तो सूरत की आशय है आनंद का अनुभव, निरति बाहरी प्रवृत्ति की निवृत्ति की ओर, और सुरति अंतर्मुखी वृत्ति को कहते हैं। नियति बाहरी प्रवृत्ति की निवृत्ति को और सुरति अंतर्मुखी वृत्ति को कहते हैं। जब बाह्यमुखी वृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति में लीन होती है तो जीव को जीव और ब्रह्म के अभेद की प्राप्ति होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 साथियों, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, भट्टलोलट। भट्टलोलट का कोई भी ग्रंथ साथियों उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, इनमें से किसके अनुसार 73 अलंकार हैं? रुद्रट, दंडी, भामह, विश्वनाथ। सही उत्तर विकल्प संख्या 1, रुद्रट। रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं, जबकि दंडी के 72 तथा भामा के अनुसार 3 अलंकार हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिए। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत। तो इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या डी, अद्भुत। भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। इसका प्रयोग भरतों यानी नटों के द्वारा होने से के नाम के कारण इसका नाम भारतीय पड़ा। यह सभी रसों में काम करती है, परंतु मुख्य रूप से इसका संबंध करुण और अद्भुत रसों से है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, बिंब का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंदमुक्त करना और उपर्युक्त सभी। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हायर एजुकेशन कमीशन की परीक्षाओं में बिंब से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आता है। तो बिंब से संबंधित जो भी प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। बिंब का काम क्या है? तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, काव्य को सजीव बनाना। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, काव्य को सजीव बनाना। बिंब का काम काव्य को सजीव बनाना है। भारतीय काव्य शास्त्र में बिंब को काव्य क्रिया कल्प विधि का अनिवार्य अंग कहा गया है। यह शब्दों द्वारा प्रस्तुत इंद्रिय चित्र है जो मानवीय भावना प्रेरित रूपात्मकता को अपने में स्थान देता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 28, यह अनुक्रम लगाने का प्रश्न है। इसमें देखिए 4 ग्रंथ दिए गए हैं, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रसगंगाधर। इनका सही अनुक्रम क्या है यह आपको लगाना है। तो इसमें सबसे पहले साथ में आता है आपका काव्यानुशासन, ये 12वीं शताब्दी की रचना है। उसके बाद साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी, रसमंजरी उसके बाद में आपका आता है रसमंजरी, फिर उसके बाद आता है आपका रसगंगाधर। तो इसमें क्या क्रम बनेगा? काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रसगंगाधर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1 आपका। ठीक है साथियों, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 अच्छा प्रश्न है। रसोवैसह को अपनी चर्चा में किस आचार्य ने शामिल किया? पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, आचार्य विश्वनाथ। रसोवैसह को अपनी परिचर्चा में आचार्य विश्वनाथ ने सम्मिलित किया है। और यहाँ महत्वपूर्ण यह है साथियों कि यह उक्ति जो है वह तैत्तरीय उपनिषद से ली गई है। इसको भी आप नोट कर लें। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे लग रहा है कि 29 पर ही साथियों रुक गया है, क्षमा करिएगा, एक प्रश्न मिस कर रहा है।
तो फिलहाल आज के सेट में 29 प्रश्न मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में 30 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो तब तक अपनी तैयारी करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।